रामधारी सिंह उच्चगति अभ्यास प्रतिलेखन संख्या 92, 93, 94, 95 शुरू होती है। स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सके। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हो, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसी उदार बनाई जा सकती है। पैराग्राफ। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बम्बई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमत हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। पैराग्राफ। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेतीबाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैराग्राफ। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा
जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं, और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिन संस्थान में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्थान से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुख सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। पैराग्राफ। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है। विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाएं या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वो विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखिए कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। पैराग्राफ। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है, इसीलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा
है। वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीदकर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उनसे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं है। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दे। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दे ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। समाप्त।